मेरा नाम है मिथुन जायसवाल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आज जो है 2 दिसंबर हो चुकी है, दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे एग्जाम के अंदर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने बाकी है। फरवरी में एग्जाम चालू हो जाएगी। सर खुश होएंगे, दुखी होए कि टेंशन में हो? तो इससे पहले मैं अपना लेक्चर चालू करूं, एक आपके लिए मैं गीत गाना चाहूंगा, तो आप भी मेरे साथ जरूर से गाइएगा। तो चलो शुरू करें। गिल्ले दुश्मन जान से इतने बाजू इतने सर, गिल्ले दुश्मन जान से हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, जी जान से। आ जाओ जग पे छा जाओ। तो बेटा जी ये हुई ना बात, हमको भी क्या करना है, जग पे छाना है। और जग पे छाना है मतलब हमको भी एक नाम करना है हमारा। तो ये जो 3 महीने है ना, उस पर जम के काम करना पड़ेगा। अब तक आपने जो काम किया है, जैसी पढ़ाई की, एवरेज पढ़ाई की थी, मीडियम की थी, फास्ट की थी, उससे और अभी जो लास्ट नेक्स्ट जो 2.5 महीने है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो उसके अंदर आपने अगर मतलब मीडियम पेस से भी अगर खेले हो, जैसे क्रिकेट के अंदर जब टेस्ट मैच होती है तो वनडे होता है, उसमें जो लास्ट के 10 ओवर्स होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं। शुरू के जो 10 ओवर्स, अभी हाल ही का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, साउथ अफ्रीका हमारी जो मैच हुई थी उसके अंदर इंडिया की, तो उसमें क्या हुआ था, इनिशियल स्टेज में उनके 5 विकेट गिर गए थे और फिर लग रहा था कि ये तो कहाँ टिक पाएगी, लेकिन वो कैसे धीमे 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 खेलते खेलते और फिर लास्ट के अंदर उन्होंने जो खेले हैं, बैटिंग की है और गेम को लास्ट ओवर तक लेके आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में भले ही हमारी कितनी विकेट गिर गई हो, हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन उसका और अभी जो 2.5 महीने ना पूरा रिकवर हो जाएगा अगर अभी भी अगर आप क्या होते हो जी जान से पढ़ने के लिए लग जाते हो। तो मैं बस ये बोलूंगा कि पूरा गेम पलट जाएगी, पूरे स्कोर बदल जाएंगे। आपके जो टीचर्स जो बोलते थे कि अरे यार तो मार्क्स नहीं आते, वो आपके बोर्ड के रिजल्ट के मार्क्स देके हैरान हो जाएंगे अगर अभी भी आप समझ जाते हो। तो अभी कोई दे नहीं दिया, मगर मेरी याद रखना बात, अगर दिसंबर और जनवरी भी निकल गया ना, दिसंबर एंड जनवरी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आपके पास सिर्फ अफसोस होगा, काश मैं कर लेता। तो वो काश नहीं बोलना है ना, तो अभी से लग जाता है। ठीक है, चलो। तो बेटा जी हम क्या देख रहे हैं, हमारा ओसीएम का देख रहे हैं। हम ओसीएम के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 हम क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन ए होता है वो सारे पेपर्स के देख चुके हैं, 6 के 6। फिर सेक्शन बी के अंदर हमने पेपर 1 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर बी। सर वैसे तो ये है ना 1 सेंटेंस है, तो सर ये 1 सेंटेंस है तो हम आपका वीडियो क्यों देखें? अरे जेठालाल, मैं देखो ये बोल रहा हूं कि ये जो है ना मेरा कंसेप्ट, मेरा रोल यहाँ पर तुमको रटवाना नहीं है। आई एम नॉट हियर टू मग यू अप कि मैं तुमको रटवा दूं आंसर, नहीं। मैं हमेशा एक चीज का बोलता हूं कि आपको कोई भी चीज को कंसेप्चुअली समझो और फिर इसको याद रखो। मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपको मदद करेगा आपको याद करने में। तो चलो बेटा जी शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, ओके आ गए जी, आ गए। तो सेक्शन नंबर बी क्या बोल रहा है हमारा? सेक्शन नंबर बी बोल रहा है, सेक्शन नंबर बी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीए? सर जी एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। मेंशन द रीजन फॉर अनसर्टेनिटीज इन प्लानिंग। ये जो प्लानिंग जो हम करते हैं ना, उसमें अनसर्टेनिटीज क्यों होती है, रीजन क्या है? अरे बेटा ये प्लानिंग की जाती है, हम कभी प्लान करते हैं कि ये मेरे बर्थडे पे ऐसे प्लान करेंगे, हम ऐसे कोई मूवी देखने जाएंगे, तो वो सब में क्या होता है, वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, इसलिए तो वो अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। तो प्लानिंग में बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं कि मम्मी मेरे को पैसे दे देगी, पापा पॉकेट मनी दे देंगे और हम घूमने जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फोरकास्ट करते हैं चीजों का कि हम इतने बजे जाएंगे, इतने बजे वहां पे टिकट खरीदेंगे, वहां पे मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, ये सब।
तो ये सब क्या हुआ, फोरकास्ट करना, विच इज मेड फॉर द फ्यूचर, बट द फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, देयरफॉर द assumptions आर नॉट फुल्ली करेक्ट। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, द रीजंस क्या होते हैं अनसर्टेनिटी के, यही रीजंस होते हैं, क्योंकि वो assumption बेस होता है, वो क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, जो अनसर्टेन है। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा जी, यहां पे सपोज जेठालाल उसने क्या किया, उसने बागा को, ठीक है, बागा को क्या दिया, जेठालाल जा रहा था 2 दिन के ट्रिप के ऊपर, बागा को बोला कि बागा तेको क्या करना है, तेको स्टॉक को काउंट करना है, स्टॉक काउंट कर, और जिस इसका स्टॉक कम है उसका क्या दे देना, उसका ऑर्डर दे देना। ऑर्डर के बाद जो डेटस है जिसका कलेक्शन आना बाकी है उससे अमाउंट कलेक्ट कर देना, वो अमाउंट कलेक्ट करके कैश हो तो बैंक में जमा करवा देना, चेक हो तो भी बैंक में जमा करवा देना। 2 दिन के बाद जब जेठालाल आता है तो बागा को क्या बोलेगा, चल बता स्टॉक काउंट किया था, हाँ जी किया था, फिर और क्या 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 बोले सर स्टॉक काउंट किया, ऑर्डर, फिर उसके बेस पे हमने ऑर्डर दे दिए, इतने एलसीडी के ऑर्डर दे दिए, इतने मोबाइल के ऑर्डर दे दिए, इतने फ्रिज के ऑर्डर दे दिए। अच्छा, और क्या क्या बोले सर, डेटस 3 जनों का ड्यू हुआ था पेमेंट, वो ड्यू हमने उससे कलेक्ट कर दिया, एकदम फॉलोअप के लिए बोला तो उससे मैं फॉलोअप भी करूंगा। फिर जो बाकी के जिसने पेमेंट किया था उसको मैंने पेमेंट कलेक्ट करके किस में करवा दिया, बैंक में भरवा दिया, और 2 दिन के टाइम पीरियड में हमारा अच्छा खासा इतना सेल्स भी हुआ है। तो बेटा ये क्या हुआ, यहाँ पे जेठालाल ने अपनी जो था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ट्रांसफर की, बागा को। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है डेलीगेट अथॉरिटी होल्डर, मतलब डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर हैज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो अप रिपोर्टिंग प्रोसेस। मतलब ये डेलीगेटेड अथॉरिटी मतलब यहाँ पे कौन हुआ, डेलीगेटेड अथॉरिटी मतलब हुआ हमारा बागा, ये बागा हुआ, हाँ जी बागा हुआ। ये बागा को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो अप रिपोर्ट प्रोसेस, उसको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है, वहां पे तो जेठालाल ही है, तो यहाँ पे जेठालाल को उसको देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, ये जो बागा की अकाउंटेबिलिटी है कि उसको जो भी काम जेठालाल ने दिया है उस काम को उसको पूरा करना है और उसको रिपोर्ट देनी है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको थ्योरेटिकली कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप दोनों को क्लब कर सको और इसको इजीली याद कर सको। तो यहाँ पे क्या होता है अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे एक डेलीगेटेड अथॉरिटी जो क्या प्रोवाइड करेगी एक्सप्लेनेशन, और दूसरी क्या देगी, रिपोर्ट किसको देगी, टॉप लेवल मैनेजर, उसी को क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। वाह सर वाह, ठीक। Which organization is called आर्मी ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? अच्छा बेटा जी, मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे चैप्टर नंबर भी लिख रखे ताकि आप क्या कर सको, लिख सको कि भाई ये कौन से चैप्टर में से पूछा गया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? तो वो होता है हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसी को बोलते हैं आर्मी। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हियर द डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द वर्क बट इट इज डन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पे डिवीजन जो करते हैं नॉट अकॉर्डिंग टू वर्क बट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है या तो आर्मी, और ये सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ओल्ड मेथड है। ठीक है, स्टेट द रीजन फॉर द रिक्रूटमेंट। क्यों हमको रिक्रूटमेंट करना पड़ता है? बेटा जी रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती क्यों करेंगे? अरे सर सिंपल है, अगर किसी का न्यू एंटरप्राइज है, किसी ने नई शॉप खोली है, नए बंदे चाहिए होंगे, हाँ तो उसको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। या तो सर एग्जिस्टिंग यूनिट है जिसका बिजनेस क्या हुआ, एक्सपांड कर रहा है, वो 2 शॉप से 3 शॉप में जा रहा है, 4 शॉप में जा रहा है, तो उसको नई भर्ती चाहिए, हाँ। या तो क्या है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था वो रिजाइन कर दिया, वो डाई हो गया, तो या तो वो रिटायर हो गया, तो भी क्या करना पड़ेगा, न्यू भर्ती करनी पड़ेगी। तो न्यू भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट कब करना पड़ता है? पहला आपने नई शॉप खोली, दूसरा आपने शॉप को क्या एक्सपांड कर दिया, या तो क्या हो गया एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया, छोड़ के चला गया, उसकी डेथ हो गई है, या तो क्या हो गया वो उसने जॉब शिफ्ट कर दिया है, या तो वो रिटायर हो गया। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन मतलब होता है निगरानी रखना। तो यहाँ पे जो व्यक्ति निगरानी रखता है वो सुपरवाइजर होता है, और उसका काम क्या है सुपरविजन का, वो किसके ऊपर रखता है, वर्कर के ऊपर रखता है। तो बेसिक पर्पस क्यों वो सुपरवाइज कर, तो सुपरविजन मींस टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय। फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि एम्प्लॉय के काम पे नजर रखना,
ओके, सुपरवाइज मतलब नजर रखना, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय कि वो क्या काम करे। सुपरविजन इज अ फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट, क्यों क्यों सुपरविजन करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एश्योर करेंगे दैट वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी हमने उनको प्लान दिए है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, काम हो रहा है, काम ढंग से हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, और जिस हिसाब से हमने प्लानिंग की थी उस अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, वही काम वही देख रेख करना, उसको उसी चीज को बोलते हैं सुपरविजन। ओके बेटा, नेक्स्ट, फॉर विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू द एक्सपेंस इज कंपेरेटिवली लेस। बेटा जी सिक्योरिटी इश्यूज होती है, मतलब ये कौन सा हमारा फाइनेंशियल मार्केट का है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी हम इशू करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह। तो उसके अंदर कौन सी सिक्योरिटीज है जिसमें कंपेरेटिवली लेस खर्चा होता है। तो यहाँ पे जो डेब्ट बेस्ड सिक्योरिटी होती है ना, डेब्ट बेस्ड मतलब जो डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, डेब्ट कैपिटल होता है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वहां पे ज्यादा होते हैं और वहां पे सिक्योरिटी मोर्टगेज होती है, इसलिए लोगों को अगर बोला जाए कि आप डिबेंचर में पैसा लगाओ तो वो हंसते हंसते लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे मनी की श्योरिटी होती है कि मनी मेरा डूबेगा नहीं, पैसा मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आप पैसा दे रहे हो तो सामने सिक्योरिटी कंपनी कुछ ना कुछ गिरवी देती है आपको। ओके, तो इसलिए उसके पीछे क्या होता है, खर्चा कम होता है एज कंपेयर टू द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर या तो इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है उसमें खर्चा ज्यादा होता है, कंपेरेटिवली ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, डेब्ट कैपिटल में, या तो इश्यू ऑफ डिवेंचर के भी आप बोल सकते हो। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी का मतलब होता है जो आपके जो शेयर्स है उसको फिजिकल फॉर्म को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। ठीक है, और ये डिपॉजिटरी अब तक इंडिया में दो है, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। एनएसडीएल सबसे पुराना है। ओके बेटा, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है कोई भी लोगो, कोई भी ऐसा नेम, कोई भी निशान, तो वो सब क्या होता है, ब्रांड होता है। जैसे आपने नाइक का शूज देखा होगा, रेड टिक मारा हुआ, या तो कोई भी ऐसा जो क्या होता है जिसके अंदर सपोज की कोई भी ऐसी आप लोगो मेरे को बताओ, बहुत सारे लोगोज होते हैं जो क्या आप उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये तो इस ब्रांड का। जैसे एप्पल का अगर साइन देखोगे, एप्पल बोलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल देखने खाली उसका साइन देख के मालूम पड़ेगा ये एप्पल का मोबाइल है। तो यही तो ब्रांड है। ब्रांड का मतलब होता है जब आप वो चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर सको। ब्रांड क्या करता है? हेल्प करता है इजीली आइडेंटिफाई करने में। फ्रॉम किससे? फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स। तो अदर जो प्रोड्यूसर, अगर 100 गुड्स पड़े हुए उसमें एक एप्पल का मोबाइल पड़ा हुआ तो हम उस 100 में से फटाक देखते ही बता देंगे ये एप्पल का मोबाइल था। तो हम क्या करते हैं, ब्रांड के थ्रू हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको दूसरों से आइडेंटिफाई करने में इजी बना देते हैं। एंड नो वन कैन एल्स कॉपी इट। और यहाँ पे कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता कि काम करते हैं हम भी एप्पल का मोबाइल बनाते हैं, हम भी उल्टा एप्पल कर देते हैं, क्या ऐसा कर सकते? नहीं जी नहीं। वहां पे रूल्स और लीगल रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ जाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जब अपनी ब्रांड जब बनाते हैं तो उसके अंदर जो लोगो है उसको है ना ट्रेडमार्क के अंदर जाके रजिस्टर करवा देते हैं, ताकि क्या हो, ताकि दूसरे जो लोग हैं वैसा का वैसा सेम सिंबल, सेम नाम, सेम लोगो या तो उससे रिजेंबल करता हुआ कोई दूसरा चीज को यूज ना कर सके। ओके, तो ये ब्रांड क्या क्या होता है? तो ये होता है नेम, लोगो, नंबर, डिजाइन ऑन द टेबल एसेट्रा, और सॉरी टेबल का लेबल एसेट्रा, दिस इज नोन एज ब्रांडिंग। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। क्या होता है? कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। तो यहाँ पे हमारा पेपर नंबर जो 2 था उसका और 1 सेंटेंस क्वेश्चन हमने बेटा जी खत्म की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं वापस बता दूं कि देखो ये जो वीडियोस होता है दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आप ये सोचो कि सर एक काम करता ना, मैं आपके सारे वीडियो सुन लूंगा तो क्या मेरे को याद हो जाएगा, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ वीडियो कीजिए। सेल्फ प्रिपरेशन आपको चाहिए होगी 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 होगी। हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इजीली, बट जब तक सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे ना बेटा नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वीडियो देखो,
उसमें ना नहीं है। वो आपको जब वीडियो देख के आप कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो आपको इजी लगेगा कि हाँ ये तो सुना सुना सा है, क्योंकि आपने जो टीचर्स से पढ़ा हुआ है स्कूल में या तो अपने क्लास ट्यूशन टीचर से पढ़ा हुआ है वो पढ़ा होता है 2 महीने 3 महीने इवन 6-6 महीने पहले, तो अभी तुरंत रिकॉल नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं आपको ये चीज बताता हूँ ना तो आपको उनकी बातें मेरी बातें सब रिकॉल होने लगती है, और जिससे क्या होता है जब आप पढ़ने बैठोगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग बढ़ेगा और बनेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो क्या करो, वीडियो देखते जाओ लेकिन साथ साथ उसको याद भी करते जाओ। ओके बेटा, चलो तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर से क्लिक कर देना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो और एक अच्छा सा कमेंट लिखना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट्स। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, सी यू अगेन।